सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। धीमे धीमे रोशनी खेतों पर गिर रही थी। धान की पत्तियां ओस से चमक रही थीं और हवा में मिट्टी, पानी और घास की वह खुशबू तैर रही थी जो शहर के किसी इत्र की बोतल में बंद नहीं की जा सकती। राजू, मनोज, मीरा और संजना खेत के किनारे खड़े उसी दृश्य को निहार रहे थे, जैसे किसी भगवान की बनाई पेंटिंग सामने जीवित हो गई हो। कुछ पल तक सब चुप रहे, शांत, बिल्कुल उतने शांत जितने सुबह के खेत होते हैं। राजू ने धीरे से कहा, यार, अगर स्वर्ग कहीं है ना, तो शायद ऐसा ही दिखता होगा। मनोज हंसते हुए बोला, शहर में आंखें दर्द कर देती हैं स्क्रीन देखकर, यहां आंखें खुद ब खुद चमक रही हैं। संजना ने हवा में सांस भरते हुए कहा, ये खुशबू, ये शांति, ये सब कहीं और मिलता ही नहीं। मीरा मुस्कुराई, गांव की सुबह ऐसी ही होती है, धीमी, शांत और जिंदगी से भरी। चारों कुछ पल और चुप रहे। यह चुप्पी खाली नहीं थी, यह शांति से भरी थी। तभी खेत के दूसरी ओर से आवाज आई, अरे बच्चों, आओ इधर, धान रोपाई सीखोगे। ये मीरा के काका जी थे, गांव के सबसे अनुभवी किसान। चारों एक दूसरे को देखकर हंसे और उत्साह में काका जी की ओर चल पड़े। जूते उतारे, पैंट ऊपर मोड़ी और कीचड़ भरे खेत में कदम रखा। जैसे ही पैरों ने मिट्टी को छुआ, एक ठंडापन, एक सुकून, जैसे धरा अपने हाथों से पैरों को पकड़कर कह रही हो, आ गए बेटा, देर हो गई आने में। मनोज बोला, भाई ये तो पैर की फ्री मसाज है। संजना ने हंसते हुए कहा, शहर वाले ऐसे कीचड़ को पैसा देके लगवाते हैं स्पा में। चारों धान के छोटे पौधे रोपने लगे। हर पौधे में उम्मीद थी, हर हाथ की हलचल में सादगी। काका जी ने समझाया, धान लगाना पूजा है बेटा, हर पौधा एक दिन दाना बनेगा और हर दाना किसी का पेट भरेगा। उनकी बात सुनकर राजू धीमे से बोला, यह काम नहीं, यह तो आशीर्वाद जैसा है। धीरे धीरे खेत के खरपतवार निकालने की बारी आई। हाथ मिट्टी से भरते गए, कपड़े गंदे होते गए, लेकिन कोई परेशान नहीं था। मीरा बोली, पहली बार कर रहे हो ना ये सब? संजना बोली, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। कमर सीधी करने ही लगे थे कि अचानक घंटियों की आवाज आई। मुड़कर देखा, दो मजबूत बैल खेत की ओर आ रहे थे। काका जी बोले, आज हल चलाना भी सीखोगे? मनोज ने घबराकर कहा, भाई, ये बैल कहीं हमें ही ना जोत दें। राजू हंसते हुए बोला, देख भाई, अगर तू हल पकड़ेगा तो बैल भी हड़ताल कर देंगे। काका जी ने हल बैलों के पीछे बांधा और बारी बारी सबको पकड़ा दिया। पहले मनोज पकड़ा, 2 कदम चला और गिरते गिरते बचा। बाकी सब हंसते हंसते दोहरे हो गए। फिर संजना ने कोशिश की, डरते डरते हल पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे सीख गई। मीरा स्वाभाविक थी, वह गांव की लड़की थी, हल को ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई बाल पकड़कर बच्चे को चला रही हो। जब राजू की बारी आई, हल भारी था, बैल शक्तिशाली थे और मिट्टी नरम थी। लेकिन जैसे ही हल ने मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, राजू को लगा जैसे दिल में कोई पुराना गीत बज उठा हो। काका जी ने कहा, शाबाश बेटा, हल चलाना सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य भी चाहता है। उनकी हर बात राजू के दिल में उतर रही थी। काम खत्म होने के बाद चारों को खेतों के बीच की पगडंडी पर घुमाया गया। हवा पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। दूर कुएं की चर्र चर्र, पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियां, यह सब मिलकर प्रकृति का संगीत बना रहे थे। संजना ने कहा, यार, यहाँ के बच्चे क्या दुनिया जीते होंगे, हमसे ज्यादा खुश। मीरा बोली, क्योंकि इन्हें खोना नहीं पड़ा जो तुम लोगों ने खो दिया है। राजू ने धीरे से कहा, सच में, शहर में सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। पगडंडी के आखिर में एक बूढ़ी नानी चारपाई पर बैठी थी। काका जी ने कहा, ये हमारी मोहल्ले की नानी है, कहानियों का खजाना। नानी मुस्कुराई, आओ बेटा, थक गए लगते हो, यहां बैठो। चारों नानी के पैरों के पास बैठ गए। नानी बोली, हमारे टाइम में मिट्टी सोना देती थी, बारिश का पानी इतना साफ होता था कि लोग हाथ आगे करके पी लेते थे, और फसल इतनी कि जगह कम पड़ जाती थी। उनकी हर कहानी दिल में उतर रही थी। फिर वह अचानक बोली, शहर में तुम लोग क्या ढूंढते हो बेटा? दौलत, नाम, जिंदगी, ये सब यहां है, मिट्टी में, बस लोग पहचानते नहीं। चारों कुछ पल चुप रहे। नानी की बातें दिल में उतरती जा रही थी। दोपहर हो चुकी थी। घर पहुंचे, अम्मा बाजरे की मोटी रोटियां बना रही थी। दाल में तड़का, साग की खुशबू और छाछ की ठंडक। चारों टूट पड़े खाने पर।
मनोज बोला, अम्मा ये दाल तो जान ले लेगी। अम्मा बोली, अरे बेटा, जान नहीं, जान बनाएगी। सब हंसे। खाना खाकर आंगन में खाट पर लेट गए। नीम की छाया हिल रही थी, हवा ठंडी थी और धीरे धीरे चारों गहरी नींद में खो गए। वैसी नींद जो शहर में शायद सालों से नहीं ली गई थी। दोपहर की नींद के बाद हम चारों धीरे धीरे जागे। आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। नीम की पत्तियां कोमल सी सरसराहट कर रही थीं और सूरज ढलने लगा था। राजू ने आंखें मलते हुए कहा, कसम से इतनी अच्छी नींद मैंने कभी नहीं ली। मनोज ने खिंचाई करते हुए कहा, ये नींद नहीं भाई, ये शरीर का रीस्टार्ट है। संजना मुस्कुराई, शहर में सोते भी थकान बढ़ती है, यहां सोकर इंसान हल्का हो जाता है। मीरा बोली, गांव की हवा ऐसी ही होती है, दवाई नहीं, दुआ जैसी। हम चारों खाटों से उठकर आंगन में आए ही थे कि पीछे से काका जी की आवाज आई, चलो बेटा, आज शाम को थोड़ी सैर करवाते हैं। बस इतना सुनते ही हमारी थकान पूरी गायब। हम चारों तुरंत तैयार, बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह जिन्हें टीचर ने अचानक पिकनिक पर चलने को बोल दिया हो। काका जी हमें गांव के दूसरे छोर तक ले गए, जहां कुछ परिवारों के पास घोड़े थे, मजबूत, तनकर खड़े, चमकदार बालों वाले। मनोज की आंखें चमक उठीं। भाई, असली घोड़े, फिल्म वाले नहीं। राजू ने हंसते हुए कहा, फिल्मों में घोड़े नहीं होते, वो सीजीआई होता है, बेवकूफ। संजना घोड़े के पास गई और उसको हल्के से थपथपाया। घोड़ा शांत खड़ा रहा, जैसे वह उसके स्पर्श को समझ रहा हो। मीरा बोली, घोड़े इंसानों की नीयत पहचान लेते हैं, अगर डरोगे तो वो भी डरेंगे। काका जी ने आगे कहा, घुड़सवारी सीखना है, आज अच्छा मौका है। हम तो जैसे तैयार ही बैठे थे। काका जी ने सबसे पहले मनोज को आगे किया। मनोज ने कहा, भाई पहले मैं ही क्यों? राजू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तू डर सबसे ज्यादा रहा है। मनोज ने अनिच्छा से घोड़े पर चढ़ना शुरू किया। अभी वो बैठ ही रहा था कि घोड़ा हिल गया और मनोज का चेहरा बदल गया। अरे भाई, जरा आराम से, मेरी हड्डियां शहर की हवा में पली हैं। हम सब जोर से हंसे। काका जी बोले, डर मत, घोड़े को लगाम पकड़ और सीधा बैठ। मनोज जैसे तैसे बैठ गया। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। पहले मनोज हिल रहा था जैसे किसी बस के ऊपर बैठे कंडक्टर की तरह, लेकिन थोड़ी देर में वह संतुलन में आ गया। फिर बारी थी संजना की। वह घोड़े पर बैठे ही घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई और संजना हल्का सा डर गई। मीरा बोली, घबराओ नहीं, बस उसका नाम पुकारो, घोड़ा आवाज पहचानता है। संजना ने धीमे से कहा, शेरा, शांत, आराम से। और सच में घोड़े ने कदम धीमे कर ली। काका जी मुस्कुराए, अच्छा लगाम पकड़ा है। फिर मीरा की बारी आई। मीरा तो मानो पैदा ही घुड़सवारी के लिए हुई थी। एक झटके में छड़ी, पीठ सीधी, पैर सही जगह, लगाम मजबूत। घोड़ा उसके साथ इतना सहज था कि लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार हमारे सामने चढ़ रही है। आखिर में राजू की बारी आई। राजू घोड़े पर चढ़ते हुए थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन बैठ गया। घोड़ा धीरे धीरे चला और खेतों के किनारे से होकर पगडंडी पर बढ़ने लगा। डूबते सूरज की रोशनी धान के खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे। हवा में मिट्टी और घास की खुशबू तैर रही थी। चारों अपने अपने घोड़ों पर एक ही लाइन में चल रहे थे। दूर से देखो तो जैसे किसी देहाती फिल्म का पोस्टर बन गया हो, बिल्कुल दिल छू लेने वाली। मनोज बोला, भाई, यह दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। संजना धीरे से बोली, यह सिर्फ दृश्य नहीं, यह एहसास है, और एहसास हमेशा रहते हैं। मीरा बोली, गांव की शाम शहर की रातों से ज्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि यहां हर चीज असली है। राजू ने कहा, यहां हवा में कोई दौड़ नहीं, यहां लोग अपनी जीत के लिए नहीं जीते, जिंदगी के लिए जीते हैं। चारों कुछ देर चुप हुए। अचानक हवा से धूल उठी, हल्की सी। सूरज लाल हो चुका था। मनोज बोला, यार, गांव इतना सुंदर होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने गांव देखा ही कब था? सुनहरी रोशनी, हवा का झोंका और खेतों का विस्तार, यह सब मिलकर शाम को जादुई बना रहा था। काका जी हमें एक बड़े बरगद के पेड़ तक ले गए। पेड़ इतना विशाल कि उसकी जटाएं जमीन तक फैली थी। उसकी छाया में एक छोटी सी चौपाल थी। राजू पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। यार, ये पेड़ हॉलीवुड वाली फिल्मों से भी बड़ा है। मनोज बोला, और ये असली है, सीजीआई नहीं। संजना ने पेड़ को छूते हुए कहा, इसकी जड़ों में कितनी कहानियां होंगी। मीरा बोली, हम बचपन में यहाँ खेलते थे, इसी पेड़ पर परिंदे घर बनाते हैं, और बारिश में यहाँ धूप से भी ज्यादा खुशबू आती है।
पेड़ के नीचे ठंडी हवा बह रही थी। चारों वहीं बैठ गए। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, हवा और भी ठंडी होती गई। काका जी ने कहा, जानते हो बेटा, गांव की खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, बड़ी चीज में नहीं। राजू ने पूछा, जैसे? काका जी बोले, जैसे सुबह का सूरज, बैल की घंटियां, मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और अपनों की बातें। मनोज ने हंसते हुए कहा, और शहर की खुशी, नौकरी, ईएमआई और ट्रैफिक। सब हंस पड़े। संजना बोली, काका जी, यहाँ के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, इतनी कम चीजों में? काका जी धीरे से बोले, क्योंकि यहाँ लोग चीजें इकट्ठी नहीं करते, लम्हे इकट्ठे करते हैं। उनकी बात ने दिल छू लिया। चारों चुप हो गए। आसमान नारंगी से गहरे नीले में बदल रहा था। दूर खेतों में टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। किसी के घर का दिया, किसी के चूल्हे की लौ, किसी के आंगन का दिया। चारों घोड़ों से उतरे। पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी थी। राजू ने धीरे से कहा, यार, मैं ये शाम कभी नहीं भूलूंगा। मनोज बोला, यह यादें हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा बनेंगी। मीरा ने कहा, गांव सबको बदल देता है, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। संजना बोली, कुछ जगहें दिल में घर बना लेती हैं, बिना किराया दिए। चारों ने घोड़ों को सहलाया और वापस घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही अम्मा ने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया था। तवे पर रोटी सिकने की खुशबू, साग में सरसों का तड़का और देसी घी की गर्माहट, इन सब ने आंगन को ही स्वर्ग बना दिया। मनोज बोला, अम्मा, अगर इस खाने को बेचो ना तो शहर वाले लाइन में लग जाएंगे। अम्मा हंसी, खाना घर का होता है, दुकान का नहीं। चारों चुपचाप खाते रहे। हर कौर आत्मा तक उतर रहा था। खाना खाकर चारों आंगन में बैठ गए। आकाश काला था, लेकिन तारों से भरा हुआ, जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड को आंगन के ऊपर टांग दिया हो। राजू बोला, यार, इतने तारे मैंने कभी नहीं देखे। मनोज बोला, शहर में तारे नहीं दिखते, क्योंकि शहर खुद बहुत चमकता है। मीरा बोली, गांव में अंधेरा नहीं होता, यहां रात होती है। कितना गहरा फर्क था इन दोनों शब्दों में। सांजना ने आसमान देखते हुए कहा, इंसान शहरों की ओर क्यों भागता है जब असली जिंदगी यहां है? राजू ने उत्तर दिया, क्योंकि शहर सपने दिखाता है और गांव सच्चाई। हवा धीमे धीमे बह रही थी। आंगन की मिट्टी ठंडी थी। नीम की पत्तियां सरसराती थीं और चारों तारों वाले आसमान चार के नीचे बैठे उस रात को महसूस कर रहे थे, जो शायद उनकी पूरी जिंदगी का सबसे शांत पल थी। धीरे धीरे नींद आने लगी। चारों अपनी खाटों पर लेट गए। अम्मा ने धीरे से कहा, सो जाओ बेटा, कल खेत में और काम है। मनोज बोला, अम्मा, मैं तो आज ही पूरा किसान बन गया हूं। अम्मा ने प्यार से कहा, किसान बनने में जिंदगी लगती है बेटा, पर दिल किसान जैसा होना चाहिए। आकाश में तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी और हम चारों धीरे धीरे नींद में उतर गए, ये सोचते हुए कि यह गांव सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई थी। न अलार्म बजा था, न किसी ने आवाज दी थी। फिर भी नींद खुद टूट गई। आंगन में हल्की धूप उतर रही थी। ओस से भीगी घास चमक रही थी। नीम के पत्तों से टपकती बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसे रात अभी पूरी तरह गई ही न हो। राजू सबसे पहले उठा, खामोशी से बाहर आया और कुछ देर बस खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली। वही मिट्टी की खुशबू, वही सुकून। थोड़ी देर में मनोज भी बाहर आ गया। आंखें आधी खुली, लेकिन चेहरा हल्का। भाई, मनोज बोला, आज वापस जाना है ना? राजू ने बिना देखे कहा, हाँ, लेकिन दिल नहीं मान रहा। धीरे धीरे मीरा और सांजना भी आ गईं। चारों एक साथ खड़े थे, बिना बोले, बिना किसी योजना के। बस सामने फैला गांव, खेत और सुबह। संजना ने धीरे से कहा, अजीब है ना, यहां आकर लगता है कि कुछ पाया है और जाते समय लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है। मीरा बोली, क्योंकि गांव चीजें नहीं देता, वो इंसान को वापस उसका दिल दे देता है। मनोज ने जमीन की तरफ देखा। शहर में हम दौड़ते रहते हैं, यहां आकर समझ आया कि रुकना भी जरूरी है। थोड़ी देर बाद अम्मा की आवाज आई, चाय ठंडी हो जाएगी। चारों मुस्कुराए। चूल्हे पर उबलती चाय, भाप के साथ उठती खुशबू और चार लोग जो अब पहले जैसे नहीं थे। राजू ने चाय का घूंट लिया और कहा, मैं जब भी थक जाऊंगा इस चाय को याद करूंगा। मनोज हंसा, और मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस आंगन को। संजना बोली, कुछ जगहें हमारी यादों में नहीं रहती, हम उनके अंदर रहने लगते हैं। मीरा ने सबको देखा और कहा, तुम लोग अब जहां भी जाओगे यह गांव तुम्हारे साथ जाएगा। चाय खत्म हुई। खामोशी लौट आई। जाने का वक्त आ गया था। बैग उठे, लेकिन कदम भारी थे।
अम्मा ने सबके माथे पर हाथ रखा। काका जी ने बस इतना कहा, फिर आना। राजू ने कहा, अब सिर्फ आना नहीं, लौटना होगा। मनोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। संजना की आंखें थोड़ी नम थीं। मीरा ने उसे चुपचाप गले लगाया। गाड़ी चल पड़ी। गांव पीछे छूटने लगा। खेत, पेड़, रास्ते सब धीरे धीरे दूर होते गए, लेकिन अंदर कुछ पास आता जा रहा था। राजू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हम यहां कुछ दिनों के लिए आए थे, लेकिन यह जगह हमेशा के लिए हमारे अंदर रह गई। मनोज बोला, शहर हमें सफल बना सकता है, लेकिन जिंदा रहना यहां सिखाया जाता है। संजना ने आंखें बंद कर लीं। कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं जाती, वो इंसान को खुद तक ले जाती हैं। मीरा ने धीमे से कहा, और यही सबसे बड़ी यात्रा होती है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। सड़क बदल गई। शहर करीब आने लगा, लेकिन चारों जानते थे, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। ये बस एक याद बनकर शुरू हुई है, क्योंकि जो एक बार गांव को महसूस कर ले, वो कभी पूरी तरह शहर का नहीं रह पाता।